चलिए, आपका स्वागत है फिर से जीएस 360 डिग्री वर्ल्ड वाइड में विथ अंशु सर। ठीक है, मैं अंशु कुमार आज आपके समक्ष ज्योग्राफी का एक चैप्टर लेकर आने वाला हूं। ठीक है, जो स्टार्टिंग का ज्योग्राफी का चैप्टर है उसे मैं चाह रहा हूं कि लेकर आऊं आपके समक्ष। ठीक है, चलिए, तो आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, वो है हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है भारत का आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति। ठीक है, साइज एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, इस चैप्टर को मैंने एक टॉपिक में डिवाइड किया है क्योंकि अगर हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं, ताकि फिर पढ़ने में सीक्वेंस बन जाता है और आसानी होता है। इसको मैंने 6 टॉपिक में डिवाइड किया है। ठीक है, ये 6 टॉपिक देखिए कौन कौन से है। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल विस्तार ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल एवं पॉपुलेशन, भारत का लेंथ ब्रेथ एरिया एवं पॉपुलेशन, ये देखेंगे हम सेकंड पॉइंट में देखेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या है हमारा, भारत का मानक समय। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन। उसके बाद देखेंगे फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, कर्क रेखा एवं भारत, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडिया। ठीक है, उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है, इस पे देखिए क्या है हमारा, भारत का तट रेखा एवं इस पर अवस्थित राज्य। ठीक है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, कौन से राज्य का लेंथ तट रेखा के हिसाब से अधिक है। ठीक है, स्थलरुद्ध राज्य हमारे कितने हैं। ठीक है, ऐसे कितने राज्य हैं जो कि ना तो तट रेखा पर अवस्थित है ना ही किसी देश से बाउंड्री लगाते हैं। तीन सारे चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, बारी बारी से। चलिए, और क्या देखेंगे उसके बाद हम सिक्स्थ पॉइंट जो हमारा है, भारत के पड़ोसी देश एवं उनसे संबंधित सीमा रेखा। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देश एवं उनसे संबंधित सीमा रेखा के बारे में, भारत के हमारे कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, उनके साथ जो हम सीमा लगाते हैं उनका नाम क्या है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं उसका नाम क्या है, अफगानिस्तान के साथ सीमा का नाम क्या है, चीन के साथ सीमा का नाम क्या है, किस देश के साथ हम सबसे लंबी सीमा शेयर करते हैं, सेकंड रैंक पर किसका रैंक आता है, थर्ड पे किसकी सीमा रेखा की लंबाई आती है, कौन सा राज्य जो है किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा लगाता है। इस तरह से जो भी क्वेश्चन है सारा हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो उससे पहले स्टार्ट करते हैं हम पहले पॉइंट से। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। चलिए, तो हम देखना शुरू करते हैं भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। और आप लोग को हम बता दें, जो भी ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं ना, होल ज्योग्राफी विथ मैप पढ़ेंगे हम, विथ मैप, पूरी की पूरी ज्योग्राफी। क्योंकि हमें पता है कि हम जब किसी चीज को लिखा हुआ पढ़ते हैं बुक में तो बहुत कम देर तक दिमाग पे इंपैक्ट बनता है, लेकिन जब पिक्टोरियल चीज में जब किसी को देखते हैं, पिक्चर के रूप में देखते हैं, तो ज्यादा दिन तक मेरे दिमाग पे इंपैक्ट बनता है। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जांपल देखिए, आपने टाइटैनिक मूवी देखा होगा। ठीक है, मैंने सबसे पहले टाइटैनिक बुक पढ़ा था, लेकिन उतना समझ में नहीं आया और नहीं याद रहा। ठीक है, लेकिन जब मैंने टाइटैनिक मूवी देखा तो अभी तक मुझे उसके सारे पात्र और जो घटनाएं थे याद है। ठीक है, तो पिक्चर वाला चीज जो है ना, हमारा दिमाग जो है ज्यादा तेजी से ऑब्जॉर्व करता है और ज्यादा देर टाइम तक स्टोर करके रखता है। इसलिए हम ज्योग्राफी में जो भी पढ़ने वाले हैं सारे के सारे पिक्चर के फॉर्म में पढ़ेंगे, मैप के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं, टू द पॉइंट आते हैं। ठीक है, तो भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, तो चलिए, अक्षांश देशांतर जैसे यूं तो एक चैप्टर ही पढ़ना है अलग से, लेकिन हम आपको थोड़ा सा इतना अक्षांश और देशांतर बता देते हैं जिससे आपको कम से कम हम इस भारत की अवस्थिति को समझने में हमें सहायता मिल सके। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्किल। ठीक है, पृथ्वी हो गया, और ये हो गया हमारा 0 डिग्री अक्षांश, जिसको बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। इस पे हमारा क्या होगा, इक्वेटर हो गया हमारा। ठीक है, इक्वेटर, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया और ये हो गया हमारा साउथ पोल। ठीक है, अब इक्वेटर क्या कर रहा है, इस स्फीयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इस स्फीयर को क्या कर रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो ऊपर वाला जो पार्ट हो गया उसका क्या बोल दिया हम, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाले पार्ट है क्या बोल दिया हमने, साउथ हेमिस्फीयर। ये हो गया हमारा साउथ हेमिस्फीयर और ये हो गया हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, इट्स ओके। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेटर के हिसाब से हमने इसे 2 पार्ट में बांटा और हमें 2 गोलार्ध मिले, एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं, ये जो हम इक्वेटर हो गया ना, इक्वेटर के पैरेलल में कई सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से 90 लाइन। ठीक है, पैरेलल में इस तरह से। इन दोनों का खासियत ये होता है कि इन दोनों के बीच का गैप जो है हमेशा मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और जैसे जैसे ध्रुव पे जाता है इस लाइन का लेंथ जो है छोटा कम हो जाता है। जैसे इक्वेटर पे इतना बड़ा था, इसके पास छोटा हुआ, इसके पास छोटा हुआ, इसके पास छोटा हुआ, जैसे ध्रुव पे आता है करीब करीब ये बहुत ही छोटा हो जाता है। ठीक है, बहुत ही छोटा हो जाता है। चलिए, उसके बाद इसी तरह से नीचे पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा लैटिट्यूड के बारे में, अक्षांश रेखा के बारे में।
हम पहले ही बताए थे, बहुत थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में अभी हम, कारण उतना ही देखेंगे जितना से हम भारत की अवस्थिति को समझ सकें, ठीक है। बाद बाकी तो हम लोग देशांतर, अच्छा देशांतर चैप्टर ही देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। चलिए अब देशांतर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। देशांतर, इक्वेटर हो गया और ये हो गया लंदन, यहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा हमारा हो गया जो कि गुजर रही है, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजर रही है। ये जो रेखा है हमारे पृथ्वी को, गोलार्ध को 2 भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। 2 भागों में डिवाइड करती है। इस कितने भागों में डिवाइड करती है? ये 2 भाग में डिवाइड करती है, ठीक है। 2 भाग में डिवाइड करती है। एक हो गया हमारा वेस्ट साइड, एक हो गया ईस्ट साइड, ठीक है। ये रेखा कौन सा हो गया हमारा, ठीक है। ये रेखा हो गया हमारा कौन सा, प्राइम मेरिडियन लाइन, ओके। इसके अब देखिए आपको मैप पे तो दिक्कत नहीं होगा ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ओके। इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। तो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया। अब इसके इस लाइन के जो ईस्ट साइड हो गया, इधर वाला पार्ट क्या हो गया, ईस्ट हो गया, इसको बोल दिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध। इसके पश्चिम में जो हो गया, वेस्ट साइड में हो गया, इसको क्या बोला हमने, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको बोल दिया हमने पश्चिमी गोलार्ध। ये हो गया हमारा पूर्वी गोलार्ध। तो देशांतर के हिसाब से भी, लॉन्गिट्यूडनल रेखा के हिसाब से भी हमने गोलार्ध 2 पढ़े, ठीक है। एक तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। एक हो गया हमारा यहाँ पूर्वी गोलार्ध और एक हो गया हमारा ये पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। चलिए अब इस गोलार्ध, इस देशांतर रेखा जो हो गया, इस देशांतर की रेखा की तरह और भी हम देशांतर रेखा ड्रॉ कर सकते हैं। इसके एक 180 ड्रॉ कर सकते हैं ईस्ट साइड में और 180 हम इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब गौर कीजिएगा, ये इक्वेटर अगर हम ले लेते हैं, ये हमारा इक्वेटर हो गया, ठीक है, 0 डिग्री पे यहाँ पे, ठीक है, इक्वेटर हमारा हो गया। तब गौर कीजिएगा इक्वेटर के पास में 2 देशांतर रेखाओं के बीच, 2 लॉन्गिट्यूडनल रेखाओं के बीच की दूरी मैक्सिमम होती है। और जैसे जैसे ये पास में जाता है पोल के, इसके बीच की दूरी कम होता है। यहाँ पे गैप इतना था, यहाँ पे आया तो गैप इतना रह गया, यहाँ पे आया तो इतना, यहाँ पे और भी गैप कम हो गया, ठीक है। मतलब ये हुआ इक्वेटर से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं एक ही देशांतर रेखा पे, तो उनके बीच की दूरी क्या है, कम होती जाती है, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया। चलिए इतना तो समझ में आ गया ना कि अक्षांश और देशांतर रेखा के हिसाब से हम पृथ्वी को 4 गोलार्ध में बांटते हैं, ठीक है। अक्षांश के हिसाब से, लैटिट्यूड के हिसाब से 2, कौन कौन सा, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और देशांतर के हिसाब से, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से 2, कौन कौन से हो गए हमारे, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ओके। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब अक्षांश देशांतर जब इतना समझ गए हैं आप, तो अब आपको हम भारत की अवस्थिति समझा सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक था थोड़ा सा, ताकि हम मैप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा इतना तो पता होना ही चाहिए, इसलिए हमने पहले ये क्लियर कर लिया, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब भारत का सबसे, ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, सब भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तब सब भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है बताइए। ये हो गया हमारा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में औंजा जिला है। कौन सा जिला है ये, अरुणाचल प्रदेश का औंजा जिला, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा जिला है ये, अरुणाचल प्रदेश का औंजा जिला है। और इस पॉइंट जो है इसका नाम क्या है, कीबिथु। ये पॉइंट क्या हो गया, कीबिथु, ठीक है। ये पॉइंट कितने पर लाइज करता है, 97.25 डिग्री ईस्ट। ये हमारा सबसे पूर्वी बिंदु हो गया। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा था हमारा, 68.7 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉइंट, ओके। चलिए और ये पॉइंट जो इसको बोलते क्या है, गुहार माथा या गुहार मोती, ठीक है। गुहार माथा या गुहार मोती, ठीक है। ये वाला लाइन हो गया हमारा। कितने पे लाइज करा है, 68.7 डिग्री ईस्ट पे, ठीक है। और ये हमारा जिला है जो हमारा सबसे पश्चिमी जिला है। इस जिले का नाम क्या है, कच्छ जिला है, ठीक है। कौन सा जिला है, गुजरात का कच्छ जिला है ये, ठीक है, गुजरात का कच्छ जिला है। तो सबसे पूर्वी राज्य हमारा कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो गया, औंजा। और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा हो गया हमारा, कीबिथु, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, सिर्फ पॉइंट से नहीं, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पूर्वी राज्य कौन सा है, ओके। तो सबसे पूर्वी राज्य हमारा हो गया कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, औंजा जिला हो गया और कीबिथु पॉइंट हो गया। कितने पे लाइज कर रहा है, 97.25 डिग्री ईस्ट पे। उसके बाद देखिए सबसे पश्चिमी आइए, तब सबसे पश्चिमी बिंदु हमारा कौन सा हो गया,
गुहार माथा, ठीक है। और कौन सा जिला हो गया सबसे पूर्वी, कच्छ जिला। कौन सा राज्य हो गया, गुजरात राज्य हो गया। कितना पे लाइज करता है, 68.7 डिग्री ईस्ट पे। चलिए, इस तरह से हमने देख लिया कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है और सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है। अब भारत का देशांतरीय या लॉन्गिट्यूडनल विस्तार कितना है, हमने ये देखा। अब हम देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, ठीक है। क्या देखेंगे, भारत का अक्षांशीय विस्तार। चलिए आइए देखते हैं। मुख्य भूमि पर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो हमारा कितना डिग्री है, ये 8.4 डिग्री क्या ये नॉर्थ है, ठीक है, मुख्य भूभाग पे। अगर हम मुख्य भूभाग से थोड़ा सा नीचे आ जाए, ग्रेट निकोबार पे, ये है हमारा यहाँ पे ग्रेट निकोबार द्वीप, ठीक है। ये द्वीप जो है कौन सा द्वीप है, ये हमारा ग्रेट निकोबार द्वीप है। ग्रेट निकोबार द्वीप है, ठीक है। और एक इस पर एक पॉइंट है 6.4 डिग्री नॉर्थ पे, ठीक है, 6.4 डिग्री नॉर्थ पे। इसका नाम क्या है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट नाम है इसका, इंदिरा पॉइंट भी इसका नाम है, और पार्सन पॉइंट भी नाम है, और क्या नाम है इसका, पिगमेलियन पॉइंट भी इसका नाम है, ठीक है। पिगमेलियन पॉइंट भी इसका नाम है। इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट, इसका नाम कितने पे लाइज करता है, 6.4 डिग्री नॉर्थ पे। कहां स्थित हमारा, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ेंगे, द्वीप जो पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको हम कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम द्वीप है ये ग्रेट निकोबार, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। आपसे पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु साउदर्न पॉइंट कौन सा है, तो पार्सन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, या इसे हम पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, या इसी को हम, ठीक है। और लाइज कितने में कर रहा है, 6.4 डिग्री नॉर्थ पे, ओके। चलिए, उसके बाद आते हैं मुख्य भूभाग पर। मुख्य भूभाग पर जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, कन्याकुमारी, ठीक है। कौन सा पॉइंट है हमारा, ये कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ये पॉइंट है, ठीक है। किस जिला में है, तो कन्याकुमारी जिला में व्यवस्थित है, ठीक है। तो ये मेरा मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे एग्जाम में कि भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मुख्य भूभाग मेंशन करे तब आंसर करेंगे हम कन्याकुमारी। अगर उसमें मुख्य भूभाग आंसर मेंशन ना करे तब क्या आंसर करेंगे हम, पार्सन पॉइंट, या इसी को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, या इसी को क्या बोलते हैं हम, पिगमेलियन पॉइंट, ये हम बोलेंगे, ठीक है। चलिए, दक्षिणतम तो हो गया भारत का, हमने दक्षिणतम विस्तार देखा क्या है हमारा, ठीक है, अक्षांश के हिसाब से। अब देखते हैं अक्षांश के हिसाब से भारत का सबसे उत्तरतम विस्तार क्या है। ये लाइन देखिए, ये कितने पे लाइज करती है, 37.6 डिग्री नॉर्थ पे, ठीक है। और ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम क्या है, इंदिरा कॉल। क्या नाम है इसका, इंदिरा कॉल। इस पॉइंट का नाम है इंदिरा कॉल। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे इंदिरा कॉल क्यों बोले, इसे कॉल नाम यहाँ पे क्यों पड़ा, तो भारत का जो यहाँ पे संरचना है, यहाँ पे ये वाला ऊपर में वाला इसका पॉइंट है, कैसा है संरचना, कुछ ऐसा संरचना है क्या, जरा गौर से देखिएगा, कुछ ऐसा। तो जो गर्त दिखाई दे रहा है ना, इसी को बोलते हैं कॉल। क्या बोलते हैं इसको, हम कॉल बोलते हैं, इसलिए इस पॉइंट का नाम पड़ा इंदिरा कॉल, ठीक है। क्लियर है ये। चलिए, ये कितने डिग्री पे लाइज कर रहा है, 37.6 डिग्री नॉर्थ पे लाइज कर रहा है। तो इस तरह से हम देख चुके हैं कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। पूर्वी बिंदु भी देखे, पश्चिमी बिंदु भी देखे। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार मुझे कितना दिखा, तो मुख्य भूभाग का 8.4 से लेकर 36.6 डिग्री नॉर्थ तक। और आपका अगर मुख्य भूभाग ना करके पूरा ओवरऑल भारत हम देखेंगे तो कितना है हमारा, 6.4 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। 6.4 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 37.6 डिग्री नॉर्थ तक। और देशांतरीय विस्तार कितना है भारत का, 68.7 डिग्री ईस्ट से लेकर के 97.25 डिग्री ईस्ट तक। चलिए, तो मैंने भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखा। अच्छा, अब ये बता सकते हैं कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में कि पूर्वी गोलार्ध में या पश्चिमी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में, किस गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। चलिए, हम देखते हैं किस गोलार्ध में स्थित है। ये हो गया हमारा इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे हो गया, ओके। ये हो गया हमारा, ठीक है, लंदन से गुजरने वाली ग्रीनविच रेखा, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर पे हो गया, लॉन्गिट्यूड पे। इसके इस साइड जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे हम, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसके साथ जो हमारा गोलार्ध है उसे क्या बोलेंगे हम, वेस्टर्न या पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। उसी तरह अगर हम देशांतर के हिसाब से आए तो नीचे वाला हमारा क्या कौन सा हो गया, साउथ हेमिस्फीयर, ऊपर वाला कौन सा हो गया हमारा, नॉर्थ हेमिस्फीयर। भारत जो है उसका विस्तार क्या है, भारत मान लेते कुछ इस तरह से है कुछ भारत, ठीक है। चलिए, भारत का हम अक्षांशीय विस्तार कितना देखें, 8.4 डिग्री नॉर्थ से या 6.4 डिग्री नॉर्थ ले लीजिए, 6 पॉइंट ही ले लीजिए, कि 0 डिग्री है तो 6 कहीं यहाँ पे लाइज कर रहा होगा, ठीक है, 6 कहीं यहाँ पर लाइज किया होगा, 6.4। अब देखिए उसका ऊपर में विस्तार कितना था, उत्तरतम विस्तार 37.6 डिग्री,
37.6 डिग्री कहीं यहाँ लाइज कर रहा होगा, ठीक है, 37.6 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। चलिए, तो अक्षांश के हिसाब से हम देख रहे हैं कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में लाइज कर रहा है। ये हो गया 6.4 से लेकर 30.6 डिग्री नॉर्थ तक। लेकिन देशांतर के हिसाब से भी देखना पड़ेगा, तो देशांतरीय विस्तार कितना था 68.7 डिग्री ईस्ट। अगर यहाँ पे 0 अगर डिग्री है तो यहाँ पे कितना होगा 68 पॉइंट वाला ये रेखा कोई होगा, ये देशांतर होगा, कितने पर लाइज कर रहा होगा 68.7 पे। और हमारा जो पूर्वी बिंदु होगा उसका विस्तार कितना है 97.25 डिग्री ईस्ट। तो कौन सा होगा, सपोज ये वाला लाइन होगा हमारा, ठीक है, कितना होगा ये 97.25 डिग्री ईस्ट, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत का देशांतरीय विस्तार के हिसाब से ये पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। और अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें, ठीक है, लैटिट्यूडनल विस्तार की बात करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में लाइज करता है। किस गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी में भी और पूर्वी गोलार्ध में। लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि भारत अक्षांश के हिसाब से किस गोलार्ध में लाइज करता है, अक्षांश जैसे ही वर्ड यूज किया आपका दिमाग पर स्ट्राइक करना चाहिए कि अब हमें 2 ही गोलार्ध में चूज करना है, नॉर्थ या साउथ, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या साउदर्न हेमिस्फीयर। तो क्या चूज करेंगे हम, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारत देशांतर के हिसाब से किस गोलार्ध में बिलोंग करता है, तो तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए या तो हमें आंसर पूर्वी गोलार्ध करना है या तो पश्चिमी गोलार्ध। वो भी इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो कौन सा गोलार्ध आएगा हमारा, बताइए, पूर्वी गोलार्ध में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर ओवरऑल पूछे कि भारत किस गोलार्ध में लाइज करता है, आपसे ये ना बताया जाए क्वेश्चन में कि पूर्वी लॉन्गिट्यूड के हिसाब से या लैटिट्यूड के हिसाब से, अक्षांश के हिसाब से या देशांतर के हिसाब से, तब आपको आंसर करना है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्योंकि आपको मेंशन नहीं किया गया है कि लैटिट्यूड के हिसाब से आंसर करना है या फिर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से आंसर करना है, तब हम आंसर करेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध। चलिए, तब भारत का हमने अवस्थिति देखा, ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है हमने ये थोड़ा सा भारत का देखा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और इसमें अभी तो हमने सिर्फ देखा कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणी विस्तार कितना है अक्षांश के हिसाब से, उत्तरी विस्तार कितना है अक्षांश के हिसाब से, ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या था इस चैप्टर में हम पढ़ना, नेक्स्ट टॉपिक क्या था उस पर देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक था भारत का लंबाई चौड़ाई, ठीक है, क्षेत्रफल एवं पॉपुलेशन के बारे में। चलिए, अब इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, भारत की लंबाई चौड़ाई पॉपुलेशन एवं क्षेत्रफल के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए, आइए तो देखते हैं भारत का लेंथ कितना है पहले, ठीक है। भारत का सबसे पहले हम लेंथ देखते हैं कि भारत का लेंथ कितना है, ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत की चौड़ाई कितनी है, ओके। चलिए, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत का लेंथ कितना है। अगर हम ये लिखेंगे भारत का लेंथ कितना है, ठीक है, इसको दूसरे लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि भारत नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, कितना लंबा है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ कितना है हमारा 3214 किलोमीटर, ठीक है, 3214 किलोमीटर। भारत की चौड़ाई कितना है, ब्रेथ कितना है भारत का, ब्रेथ का मतलब क्या हुआ, वेस्ट टू ईस्ट जाना है हमें। चलिए चलते हैं, वेस्ट टू ईस्ट कितना है 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो भारत का लंबाई कितना हुआ 3214 किलोमीटर और चौड़ाई कितना हो गया हमारा 2933 किलोमीटर। चलिए, ये तो हम लोग देख लिए कि लंबाई पूछे या चौड़ाई पूछे, आप इस तरह से बता सकते हैं, ओके। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे हम पूछना चाहते हैं, और क्वेश्चन पूछने से पहले एक चीज हम यहाँ पे लिख दें फिर से, आपका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार 37.6 डिग्री नॉर्थ था ये, ठीक है, और यहाँ था हमारा 97.25 डिग्री ईस्ट था, ठीक है, और ये था हमारा 68.7 डिग्री ईस्ट, ठीक है, और ये हमारा जो था ये हमारा जब नीचे में आ जाएंगे ईस्ट वाले पॉइंट पे जब लेंगे हम ग्रेट निकोबार पे तो 6.4 डिग्री नॉर्थ। चलिए, आप देख सकते हैं कि हमारा अक्षांशीय डिफरेंस, ठीक है, 6.4 से में से आप 37.6 माइनस कीजिएगा तो अप्रॉक्स कितना आएगा 30 डिग्री के आसपास आएगा, ठीक है। तो अक्षांशीय डिफरेंस कितना हमारा आया 30 डिग्री। अब जब देशांतरीय डिफरेंस में फोकस कीजिए 68.7 है, यहाँ 97.25 है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है आप गौर करके एक बार देखिए तो 30 आएगा आपका, यहाँ भी 30 डिग्री आएगा। अच्छा, अक्षांशीय डिफरेंस में 30 डिग्री, देशांतरीय डिफरेंस में 30 डिग्री है, तो भाई ये बताइए मुझे कि इसके लंबाई ज्यादा क्यों हो गया, चौड़ाई कम क्यों है, फिर दोनों बराबर होना चाहिए था, जितना लंबा उतना चौड़ा ही होना चाहिए था, तो डिफरेंस क्यों आ गया फिर ये,
हमने तो देखा छांसिया डिफरेंस में 30 डिग्री है, देशांतरीय डिफरेंस में 30 डिग्री है, मतलब जितना हमारा छांसिया विस्तार है उतना ही देशांतरीय है। तो डिफरेंस क्यों आ रहा है हमारे लंबाई और चौड़ाई में? ठीक है, लंबाई ज्यादा क्यों है, चौड़ाई कम क्यों है? इसका आपका कंसेप्ट जो इसमें छुपा हुआ है वो हमारा बेसिक में, अभी हमने आपको अक्षांश और देशांतर का जो बेसिक बताया था, ठीक है, उस बेसिक में छुपा हुआ है। आइए उस बेसिक में क्या छुपा हुआ उसको हम लोग ढूंढते हैं, चलिए देखते हैं। ये हमारा इक्वेटर हो गया, ठीक है, इक्वेटर हो गया 0 डिग्री लेटीट्यूड पे, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो कि हमारा लंदन के ग्रीनविच से गुजर रही है। अब देखिए इक्वेटर के पैरेलल में लाइन हम ड्रॉ करते हैं, लैटिट्यूड और भी अक्षांश रेखा ड्रॉ करते हैं। इस तरह से अक्षांश रेखा ड्रॉ किए हम, ठीक है, क्लिक कर दिया अक्षांश रेखा ड्रॉ, ठीक है। दो अक्षांश मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया तो कुछ की भी दूरी कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन होता यही है कि दो लैटिट्यूड के बीच का दूरी क्या है, कांस्टेंट होता है हमेशा। दो लैटिट्यूड की दूरी क्या होता है बीच का, हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है, क्या होता है हमेशा कांस्टेंट, मतलब फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे आप है या यहाँ पे आप हैं। अगर दो यहाँ पे भी डिफरेंस अगर दो लैटिट्यूड के बराबर है तो आपके पास सेम डिस्टेंस होगा विथ रिस्पेक्ट टू, चाहे आप यहाँ पे इक्वेटर के पास में हो चाहे पोल के पास में हो। लेकिन देशांतर केस में ऐसा नहीं होता है। देशांतर रेखा में जब आते हैं तो कुछ ऐसा होता है, इस तरह से ड्रॉ करते हैं ना, इस तरह से ड्रॉ करते हैं, इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो आप फोकस कीजिएगा दो देशांतर रेखाओं पे, ठीक है, ये दो देशांतर रेखा हो गया, इस पे फोकस कीजिए आप, ठीक है, दो देशांतर रेखाओं पे फोकस कीजिए, इन दोनों पे। यहाँ पे जो यहाँ इनके बीच में गैप है, यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया, यहाँ पे थोड़ा और कम हुआ, यहाँ पे थोड़ा और कम हुआ, यहाँ पे थोड़ा और कम, यहाँ पे थोड़ा और कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम। तो ऊपर जैसे जैसे हम देशांतर रेखा के केस में पोल की ओर जाते हैं तो सेम देशांतर रेखा पे, यही दोनों देशांतर रेखा पे ऊपर पे दूरी कम हो गया और इक्वेटर के पास में ज्यादा था। इक्वेटर के पास में क्या था, दूरी ज्यादा था। और जैसे जैसे सेम देशांतर रेखा पे पोल के पास गए, इनके बीच का दूरी क्या हो गया, कम हो गया इनके बीच का दूरी। लेकिन अक्षांश रेखा के केस में ऐसा नहीं हो रहा था, यहाँ भी जितना बीच में गैप है उतना ही यहाँ भी रहेगा, उतना ही यहाँ भी रहेगा, उतना ही यहाँ भी रहेगा, ठीक है। थ्रू आउट आप यहाँ से ईस्ट से शुरू करिए, चाहे आप इधर आ जाइए, वेस्ट की ओर आ जाइए, आपका दोनों के बीच का दूरी क्या है, सेम रहेगा। यही कारण है कि हमारा लेंथ और चौड़ाई जो है, हमारा लेंथ और ब्रेथ जो है अलग अलग है। भारत की लंबाई जो है, आपका चौड़ाई अलग अलग है दोनों, ठीक है। यही रीजन था हमारा, ये हमारा जो लेंथ था 3214 किलोमीटर है और हमारा जो ब्रेथ हो गया, चौड़ाई जो हो गया 2933 किलोमीटर हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद हमने तो ये लंबाई देख लिया, लंबाई चौड़ाई देखा हमने, ठीक है। उसके बाद देखना था क्या, हमें भारत का क्षेत्रफल के बारे में देखना था, ठीक है। चलिए उसके बाद आइए भारत का क्षेत्रफल देखेंगे। चलिए बताइए भारत का क्षेत्रफल कितना है, बताइए आप लोग जो भी बैठे हुए हैं, बताइए भारत का क्षेत्रफल कितना है। हाँ सही बताया आपने, अप्रोक्सीमेटली सही बताया है। कितना है भारत का क्षेत्रफल, एरिया कितना है भारत का, भारत का क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, या इसी को क्या बोल सकते हैं, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये भारत का क्षेत्रफल। जो पूरे विश्व कितना प्रतिशत है, पूरे विश्व का 2.42%। अगर आपको याद नहीं रहता हो तो इसके लिए आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो डायमंड हो गया ना, उसका डेंसिटी कितना है, इतना ही है, 2.42 है। तो जितना डायमंड का डेंसिटी है उतना ही भारत का क्या है, क्षेत्रफल है, प्रतिशत पूरे वर्ल्ड का। कितना है पूरे वर्ल्ड का, 2.42%। अब पूरे वर्ल्ड में भारत का कितना रैंक है क्षेत्रफल के हिसाब से, पूरे वर्ल्ड में भारत का रैंक कितना है बताइए, कितना रैंक है भारत का, 7th रैंक है। 7th रैंक है, इसका मतलब ये हुआ कि 6 कंट्री हमसे बड़े हैं। 6 कंट्री क्या है, हमसे बड़े हैं। तो 6 कंट्री कौन कौन से बड़े हैं हमें पता होना चाहिए, कौन कौन से कंट्री हमसे बड़े हैं। चलिए उसको भी थोड़ा सा हम ट्रिक टाइप की चीज से देखेंगे। अगर आपको वर्ल्ड मैप पे थोड़ा सा भी ध्यान में अगर होगा, ठीक है, उल्टा जेड हम बनाएंगे। क्या कर रहे हैं हम, एक उल्टा जेड बनाएंगे, उल्टा जेड बना लिए। अब वर्ल्ड मैप थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा, यहाँ पे क्या है, रसिया है आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कनाडा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका, चीन है। रसिया के पैरेलल में आप आइएगा तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट आपका कनाडा मिलेगा। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से जैसे ही आप एशिया में आइएगा, यहाँ तिरछा नीचे आपको चीन मिलेगा। चीन से लगभग पैरेलल आप नीचे आइएगा फिर से आप नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, तो आपको कौन सा मिलने वाला है, यूएसए मिलेगा आपको, ठीक है, यूएसए मिलेगा। नंबरिंग दे सकते हैं आप, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट सबसे बड़ा हमारा रसिया हो गया, सेकंड बड़ा कौन सा हो गया, कनाडा, थर्ड बड़ा कौन सा हो गया क्षेत्रफल के हिसाब से, चीन, और फोर्थ कौन सा हो गया, यूएसए, ठीक है, फोर्थ कौन सा हो गया, यूएसए। तो हमारा फिफ्थ कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ, आइए इसको मिटा देते हैं हम। हमारा फिफ्थ हम आ जाएंगे साउथ कॉन्टिनेंट में नीचे, तो फिफ्थ मिलेगा कौन सा में, ब्राजील। फिफ्थ कौन सा हो गया हमारा, ब्राजील हो गया हमारा, ठीक है, फिफ्थ हो गया हमारा ब्राजील हो गया। चलिए
और फिफ्थ ब्राजील हो गया, सिक्स्थ कौन सा है हमारा, ऑस्ट्रेलिया। सिक्स्थ कौन सा हो गया हमारा, ऑस्ट्रेलिया हो गया हमारा सिक्स्थ, ठीक है। तो ये चार तो याद करने में कोई आपको दिमाग में दर्द नहीं पड़ेगा, लोड नहीं पड़ने वाला है। पहला रसिया हो गया हमारा, ठीक है, उल्टा जेड बनाया रसिया, रसिया का पैरेलल में आया तो कनाडा मिलेगा, कनाडा से थोड़ा सा तिरछा होगा, फिर से रसिया के नीचे आ जाइए तो चीन मिलेगा, ठीक है। और चीन से थोड़ा सा पैरेलल में बढ़िया, फिर से आ जाए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में तो यूएसए मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में चले जाइए नीचे तो ब्राजील मिलेगा, अब ब्राजील से सीधा तिरछा आएंगे आप नीचे तो ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, ठीक है। और इंडिया तो सातवां है ही, सेवेंथ कौन सा हो गया हमारा, भारत हो गया हमारा सेवेंथ, सेवेंथ हमारा प्यारा भारत हो गया। चलिए, तो इस हिसाब से हमने क्षेत्रफल के हिसाब से भी देखा है कि हमारा क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है वर्ल्ड का, ठीक है, और क्या रैंक है हमारा वो भी देखा है, हमसे कौन कौन से कंट्री बड़े हैं मैंने वो भी देखा। चलिए, ये क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें क्या बचा हमारा, एक पॉपुलेशन। चलिए हम लोग पॉपुलेशन भी देख लेते हैं। अच्छा, क्षेत्रफल हुआ तो क्षेत्रफल थोड़ा राज्य में भी देख लें, क्षेत्रफल हम लोग बाहर में क्षेत्रफल देख लिए, थोड़ा राज्य में भी क्षेत्रफल देख लें, तो क्षेत्रफल थोड़ा राज्य में भी देख लेते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल क्या करें हम लोग, थोड़ा राज्य में भी देख लेते हैं। तो राज्य में जब क्षेत्रफल हम लोग देखने आते हैं, राज्य में हम लोग क्षेत्रफल देख लेते हैं। एक मिनट थोड़ा सा इरेज कर लूं मैं इसे। तब बताइए कि राज्य में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस किस राज्य का है, बताइए किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। आप सही बता रहे हैं, एग्जैक्टली सही बता रहे हैं आप। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का है। राजस्थान के बाद किसका है बताइए, राजस्थान के बाद किसका है क्षेत्रफल सबसे ज्यादा, राजस्थान, ठीक है, ये हो गया हमारा राजस्थान। राजस्थान राजस्थान का क्षेत्रफल नंबर 1 हो गया, फर्स्ट हो गया। राजस्थान के बाद कौन सा हमारा आएगा, ठीक है। तो बच्चों को याद रहता है, लेकिन वो कंफ्यूज होता है कि एमपी आएगा कि महाराष्ट्र आएगा। ये हो गया हमारा एमपी, ठीक है। तो सेकंड में एमपी आएगा कि महाराष्ट्र आएगा, कंफ्यूजन होता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम ट्रिक बताएंगे। ये राजस्थान फर्स्ट हो गया, सेकंड एमपी हो गया, थर्ड आपका कौन सा हो गया हमारा, थर्ड बताइए कौन सा हो गया हमारा, ये महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र जो आप गौर कीजिए, आप इस चीज पर गौर कीजिएगा कि राजस्थान के बाद एमपी आया कि महाराष्ट्र आएगा, दोनों म से ही स्टार्ट होता है। अगर कंफ्यूजन हो जाए तो अपने दिमाग पे ये आप जोर डालने की कोशिश कीजिएगा कि एमपी या महाराष्ट्र दोनों में से कौन जो है बाउंड्री लगाता है राजस्थान के साथ। एमपी और महाराष्ट्र में दोनों कौन राजस्थान के साथ बाउंड्री लगाएगा, तब देखिए कौन लगाता है, एमपी लगाता है, महाराष्ट्र तो नीचे है, ठीक है, एमपी लगाएगा बाउंड्री। तो जो राजस्थान के साथ बाउंड्री लगा रहा है वो सेकंड हो गया। कंफ्यूजन क्लियर, अगर हो तब कंफ्यूजन, नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, तो एमपी हो गया, ठीक है। और एमपी के बाद कौन सा हो गया, थर्ड हमारा महाराष्ट्र। उसके बाद चले जाएंगे फोर्थ, हम कहा यूपी में चले जाएंगे, ठीक है। यूपी हो गया हमारा फोर्थ, ठीक है, यूपी हो गया हमारा फोर्थ रैंक पे। चलिए, ये क्षेत्रफल के हिसाब से देखें। अब सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है, गोवा का है राज्य में, यहाँ पे हो गया गोवा हमारा, ठीक है, सबसे छोटा। और हमारा इधर में हो गया लक्षद्वीप समूह, जो कि राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, कम क्षेत्रफल हो गया। चलिए, ये क्षेत्रफल हो गया हमारा कंप्लीट। अब पॉपुलेशन देख लेते हैं, इसके बाद ये हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा, ठीक है। पॉपुलेशन देखते हैं। पॉपुलेशन क्या है भारत का 2011 के जनगणना के हिसाब से, अभी के हिसाब से नहीं पूछ रहे हैं, अभी के हिसाब से जब आएगा तो पता चलेगा इंडिया टॉप कर गया, ठीक है। तो 2011 के जनगणना के हिसाब से कितना है, लगभग 121 करोड़ है, ठीक है, लगभग 121 सीआर है, ओके। अब पूरे वर्ल्ड, ये एफजेड यहाँ पे टेक्निकली इशू है कुछ, यहाँ पे एफजेड टाइप हो गया है, मैंने किया नहीं यहाँ पे, ठीक है, इसको इग्नोर कीजिएगा आप थोड़ा देर के लिए। और उसके बाद देखिए एक प्रतिशत कितना है पूरे वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का कितना प्रतिशत है बताइए, 17.5%। पूरे वर्ल्ड का कितना है, 17.5%। अब पूरे वर्ल्ड में रैंक कितना है हमारा, सेकेंड। तो फर्स्ट रैंक किसका हो गया, चीन का, ठीक है, फर्स्ट रैंक किसका है, चीन का। चलिए, ये 2 पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया, ठीक है, ये 2 पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया। भारत का लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल देखें, पॉपुलेशन में देख लिए। और थर्ड पॉइंट क्या है, भारत का मानक समय, मानक हिमोत्तर रेखा, जो हम लोग देखेंगे थर्ड पॉइंट में। चलिए आइए देखते हैं भारत का मानक समय के बारे में। चलिए, ये है हमारा भारत का मानक समय, जो कि 82.5 डिग्री पे है। 82.5 डिग्री क्या, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट क्या होना चाहिए बताइए, 82.5 डिग्री ईस्ट, क्योंकि हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है भारत, ठीक है। तो 82.5 डिग्री ईस्ट, देखिए ये तो कॉमन बात है, सबको पता होगा या याद भी कर सकते हैं आसानी से रट करके 82.5 डिग्री ईस्ट होगा, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं कि 82.5 डिग्री ईस्ट जो है, मेरा क्वेश्चन ये है
कि 82.5 डिग्री ईस्ट जो है इसी को हमने क्यों माना। उससे भी पहले मेरा क्वेश्चन ये आता है कि हमें जरूरत ही क्यों पड़ी एक मानक समय रेखा की, भारत को एक मानक समय रेखा की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो हमने 82.5 डिग्री को ही क्यों माना, किसी और को क्यों नहीं माना। मेरा 2 क्वेश्चन है ये आप लोगों से। ठीक है, चलिए उसके बाद जब माना तो उसके बाद हमने देख रहे हैं कि मेरा क्षेत्रफल इधर ज्यादा है इधर कम है, हमने इसे ही क्यों माना, इधर मान लेते। ठीक है, 3 क्वेश्चन है। चलिए तो पहले ये देखते हैं कि हमें जरूरत क्यों पड़ी। अगर जरूरत क्यों पड़ी समझ में आ जाएगा हमें तो आगे चीजें क्लियर होगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जरूरत हमें क्यों पड़ी। पृथ्वी जो है हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है 360 डिग्री घूम जाती है कितनी देर में, 24 आवर में अपने अक्ष पे, जो सबको पता होगा। चलिए 360 डिग्री, तो क्या आप मुझे निकाल कर बता सकते हैं कि 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट का टाइम लगेगा। तो मिनट में कन्वर्ट करना है तो 24 आवर है तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करा के मिनट में कन्वर्ट कर दिए। 360 डिग्री को नीचे ले आइए आप, अब इसको कट कुट कर दीजिए, 6 ये हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स में यहाँ कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आया हमारा ओवरऑल 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगा, 4 मिनट का टाइम लगा। 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगा, 4 मिनट का टाइम लगा। अब भारत का हमें देशांतरीय विस्तार पता है कितना है, 68.7 डिग्री ईस्ट से लेकर के 97.25 डिग्री ईस्ट तक है। अब हम ये देख रहे हैं कि 1 डिग्री अगर हम इधर उधर होते हैं इसका मतलब 4 मिनट हो जाएंगे इधर उधर। ठीक है, एक्चुअली में जब पूरब की ओर बढ़ते हैं तो हम बढ़ते हुए लेते हैं, अब पश्चिम की ओर जब लेते हैं हम तो घटते हुए लेते हैं। ऐसा इसलिए लेते हैं कि पृथ्वी जो हमारा पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। ओके, चलिए ये 68 पॉइंट हो गया। ठीक है, मान लेंगे यहाँ पे कोई 70 डिग्री होगा, यहाँ पे 71 होगा, 72 होगा, 73 होगा, 74 होगा, एज इट इज काउंट करते जाएंगे तो 97 तक जाएंगे। कोई घटना घटा यहाँ पे, कितना पे, यहाँ पे 70 वाले पे, 70 वाले पे कोई घटना घटा। यहाँ 72 वाले बैठ के देख रहे थे भी, उन्हें भी पता है घटना घटा। 70 वाले जब केस फाइल कर रहे हैं, कोई दरोगा जी है केस फाइल कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि 6 बजे घटना घटा है, लेकिन यहाँ पे जो है इस 72 पे बोल रहे हैं 6:08 पे घटा है। अब यहाँ पे जो 76 पे है, यहाँ पे 76 पे, ठीक है, वो बोल रहे हैं नहीं 6:12, 6 आपका 6 डिग्री आ गया होगा ना, 24 मिनट, 6:24 पे घटना घटा है। अब एक ही समय पे घटना घटा है लेकिन अलग अलग जगह पे लोग बोल रहे हैं कि अलग अलग टाइम पे घटा है। ये तो कंफ्यूजन होने लगा भाई कि हर 1 डिग्री पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग घटना, कैसे आगे काम चलेगा। किसी ने बोला कि हमने इतने बजे कॉल किया था, इतने बजे रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट करा है, कोई और टाइम पे आएगा, बोला नहीं आपने टाइम पे रिपोर्ट नहीं किया, बोला नहीं मैं टाइम पे रिपोर्ट किया है मैंने। तो इस तरह के बहुत सारे समस्या आने शुरू हो गए। और समस्या आने का रीजन यही था कि 1 डिग्री देशांतर जब हम आगे पीछे होते हैं तो 4 मिनट हम आगे पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ा कि एक मानक समय रेखा माना जाए जिससे सारे इंडिया का टाइम मेजर किया जाए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो हमें जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए पड़ गई कि एक देशांतर रेखा के हम इधर उधर होते हैं तो 4 मिनट टाइम हम आगे पीछे हो जाते हैं। अब भारत का देशांतरीय विस्तार हम पता है 68.7 से लेकर 97.25 डिग्री है। ठीक है, चलिए तो आगे पीछे हो रहा था। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि मैंने इसी को क्यों मेजर किया, 82.5 डिग्री को ही हमने क्यों माना। ठीक है, तो चलिए अगर हमें एरिया के, देखिए हमें समस्या जो आया एरिया के हिसाब से नहीं आया, इसलिए हमें देशांतर जो समस्या आया देशांतर के हिसाब से। हमारे साथ क्या समस्या था कि हमारा देशांतरीय विस्तार कुछ है, उस वजह से टाइम अलग अलग जगह पे अलग अलग हो रहा था। इसलिए हमने सोचा कि वो ना ऐसा बिंदु ले जो दोनों के बीच में हो, क्या हो, दोनों के बीच में हो। 68.7 डिग्री यहाँ पे जो हो गया और 97.25 जो हो गया दोनों के बीच में हो, हम ऐसा कोई चले तो दोनों का एवरेज निकाल लीजिए। डिफरेंस कितना है 30 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 15 इसमें ऐड कर लीजिए। चलिए 15 ऐड कर लेते हैं आपके साथ, हम भी ऐड कर लेते हैं। 0.7 हो गया, 8 5 13 के 3 हाथ में से ले 6 1 7 1 8, कितना हो गया 83.7 डिग्री ईस्ट। लेकिन हमने कितना लिया है 82.5 डिग्री ईस्ट। 83 क्यों नहीं लिया है, एक तो एग्जैक्टली डिफरेंस भी नहीं है ये और एग्जैक्ट ये भी नहीं आएगा। ठीक है, हमने ये क्यों लिया, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक रूल बनाया गया कि समय रेखा जो हम मेजर करेंगे ना वो 7.5 डिग्री के अंतराल पर जो भी मानक समय रेखा जो माना जाएगा, जो मानक समय रेखा माना जाएगा, एज्यूम करेगा कोई भी कंट्री, वो 7.5 डिग्री के अंतराल पर मेजर करेगा। तो 7.5 डिग्री के अंतराल पर जब लेंगे तो हमारा 82.5 आएगा। ठीक है, अप्रॉक्स 82 आएगा। इसलिए हमने 82.5 डिग्री जो कि मिर्जापुर के नैनी से होकर के इलाहाबाद से गुजरती है, ठीक है, इसी को हमने मेजर किया। चलिए तो क्यों मेजर किया भी समझ में आ गया हमें। जो हमने 2-3 क्वेश्चन आपसे राइज किए थे, तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब देख रहे हैं किस किस राज्य से होकर ये गुजरती है। ठीक है, तो चलिए किस किस राज्य से होकर गुजरती है। देखिए ये कौन सा राज्य हो गया, हमारा यूपी। उसके बाद नीचे हमारा कौन सा है, ये देखिए एमपी से होकर गुजर रही है, एमपी, थोड़ा सा एमपी से भी गुजरी है रेखा, यूपी से फिर एमपी से। उसके बाद कहाँ, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। ठीक है, उसके बाद नीचे कहाँ आएगी, यहाँ पे, यहाँ छत्तीसगढ़ से गुजर रही है। ठीक है, उसके बाद ओडिशा से गुजर रही है, उसके नीचे पर आएंगे तो ये आंध्र प्रदेश से गुजर रही है। ठीक है, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी है मेरे पास, इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, UMCOA। ठीक है,
क्या है ट्रिक हमारा, UMCOA। यू से क्या हो गया यूपी, एम से क्या हो गया मध्य प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा और ए से आंध्र प्रदेश, जो का पूरे सीरीज में है। ठीक है, यू हो गया यूपी, एम से एमपी, सी से छत्तीसगढ़, ठीक है, ओ से उड़ीसा हो गया और ए से आंध्र प्रदेश, UMCOA। ठीक है, क्लियर है ये। चलिए ये हो गया हम लोग का क्लियर। ठीक है, भारत का मानक समय देखें हम लोग। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं कि आज का टॉपिक हम लोग इतना ही रहने देते हैं और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम देखेंगे आगे के चीजें। ठीक है, चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपना कीमती समय दिया और वीडियो को देखे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत आपका हम आभारी हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम भी आपको लाएंगे, आप हमसे बस जुड़े रहिए। आपके लिए हम जीएस की फील्ड में, जीके जीएस की फील्ड में बेहतरीन कार्य करने वाले हैं। इसके साथ फिजिक्स का भी टॉपिक पे लेके आएंगे और हम आपका ध्रुवा का जो डिस्कशन के लिए बोले थे वो भी आया, कल से स्टार्ट हो जाएगा। ध्रुवा का डिस्कशन 50 क्वेश्चन का चलना शुरू हो जाएगा। चलिए धन्यवाद।